एनसीईआरटी बुक फर्स्ट वॉल्यूम का अंतिम चैप्टर, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, विद्युत चुंबकीय तरंगें। आइए इस चैप्टर में चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। 5 से 6 टॉपिक्स के अंतर्गत इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, परंतु ये एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर से मिनिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझने से पहले थोड़ा सा हम प्रकाश के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रकाश, लाइट, जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक छोटा सा पोर्शन है। प्रकाश के बारे में हम सब लोगों को जानकारी है। इनिशियली जब हम प्राथमिक कक्षाओं से, प्राइमरी क्लासेस से ही लाइट के बारे में हमको जानकारी होती है। तो ये समझ लीजिए कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक छोटा सा भाग है। तो आइए विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं। देखिए, इस वॉल्यूम पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा। विद्युतिकी अलग पोर्शन था, चुंबकत्व अलग पोर्शन था, और उसके बाद दोनों कंबाइंड थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। तो इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग, इस शब्द से इसमें 2 चीजें हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब 2 चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वे तरंगें हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र हमने पीछे पढ़ लिया है, और चुंबकीय क्षेत्र B, वो भी पीछे पढ़ लिया है, का समय T और आकाश, आकाश मीन्स स्पेस कहलाता है, स्पेस के साथ ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन होता है जिस प्रकार से मैकेनिकल वेव्स में, यांत्रिक तरंगों में कणों का विस्थापन लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो यहां समय T तथा स्पेस के साथ एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का परिवर्तन होते रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जब हुई तो उससे यह स्पष्ट हो गया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने नहीं पढ़ा था, उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन अलग पढ़ा था, स्थिर विद्युतिकी हमने अलग पढ़ा था, तो हमको ये लग रहा था कि विद्युत क्षेत्र अलग है। और उसके बाद मैग्नेटिज्म पढ़ा तो हमको ये लग रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। परंतु जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी हमने कर ली तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेशन है इन पे। इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को मैक्सवेल ने वेल डिफाइन किया। और 1864 में मैक्सवेल ने क्या किया, जो सैद्धांतिक रूप से उन्होंने इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सहमति दी, स्वीकार किया। और बाद में 1887 ईस्वी में हर्ज ने प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व है, मतलब ये उत्पन्न होती हैं दोनों एक साथ। तो मैक्सवेल ने तो सैद्धांतिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जानकारी दी, और बाद में 1887 में हर्ज ने इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रूफ करके, प्रैक्टिकली प्रूफ करके
इनको दिखाया। तो प्रकाश तरंगों तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों में बहुत ज्यादा समानता है। इसका अर्थ यह हो गया कि प्रकाश तरंगें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो इसके आधार पर मैक्सवेल ने एक नया सिद्धांत दिया, नए सिद्धांत को पब्लिश किया, प्रतिपादन किया, जिसको कहते हैं प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत। ये बेसिक चीज होगी। तो केवल आपको ये जानकारी रखनी है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश है, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक भाग है प्रकाश। तो प्रकाश के जो गुण होंगे वही विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण भी होंगे। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए क्या सिद्धांत दिया, ये एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। देखिए मैक्सवेल्स का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ मैक्सवेल्स। तो मैक्सवेल ने देखिए तीन चीजें कही, ध्यान रखिएगा, तीन चीजें मैक्सवेल ने कही। उनने ये कहा कि प्रकाश तरंगें जो हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें, मतलब प्रकाश भी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इन तरंगों में एक तो विद्युत क्षेत्र वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मतलब, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और साथ ही साथ एक तीसरी चीज और उन्होंने कही कि ये विद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर तरंग संचरण की दिशा, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होगा, मतलब प्रकाश का संचरण होगा, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण होगा, उसके भी लंबवत होंगे। इसका मतलब मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश के बारे में, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में तीन चीजें कही गई। एक तो प्रकाश में, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र वेक्टर होगा, नंबर 1। नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर होगा बी, और नंबर 3 तरंग संचरण वेक्टर होगा, उसको हम के से डिनोट करेंगे। और फिर उन्होंने इसको और आगे अच्छे से डिफाइन करा। देखिएगा, तो तीन चीजें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में, तीन चीजें हैं भाई। क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेव प्रोपोगेशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एंड वेव प्रोपोगेशन वेक्टर के, ये ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान ले प्रकाश, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में संचरित हो रहा है, एक्स एक्स में चल रहा है, मतलब तो तरंग संचरण वेक्टर क्या हो गया? के। वेव प्रोपोगेशन वेक्टर क्या हो गया? के। यदि तरंग संचरण वेक्टर एक्स एक्स में है तो इसका मतलब अब बचे विद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर। ये दोनों में से एक कहां को होगा? वाई एक्सेस के अलोंग, और दूसरा कहां को होगा? जेड एक्सेस के अलोंग। तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो यही मेन चीज मैक्सवेल ने कही कि प्रकाश में तीन चीजें होती हैं, विद्युत क्षेत्र वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर तथा तरंग संचरण वेक्टर, और ये तीन के तीन एक दूसरे के आपस में परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए, ये सपोज वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, और ये एक्स एक्सेस है, तो वेव प्रोपोगेशन कहां को हो रहा है? अलोंग एक्स एक्सेस। इसका मतलब मान लें विद्युत क्षेत्र वेक्टर कहां को है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहां को है? वाई डायरेक्शन में, अलोंग वाई एक्सेस। देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहां को होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा इस जेड एक्सेस के अलोंग। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये तरंग संचरण। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर,
ये तरंग संचरण वेक्टर। अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ये तरंग संचरण वेक्टर। यदि ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा और रफली आपको और समझा देता हूं। देखिएगा, मान लिया प्रोपोगेशन तरंग संचरण की दिशा है, ये तरंग संचरण वेक्टर है कि कहां को है, एक्स एक्सेस में, और हमने क्या लिया है, ये है विद्युत क्षेत्र वेक्टर, कहां को, वाई एक्सेस में, ये वाई एक्सेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और जेड एक्सेस में क्या होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तीन के तीन क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस और अलोंग जेड एक्सेस, ये तीन चीजें हैं, तीन के तीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आप कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही मानिए, आप ऐसा भी मान सकते हैं। मान लें तरंग एक्स एक्सेस में संचरित हो रही है, तरंग संचरण वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कहां को मान लीजिए, जेड एक्सेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सेस में, और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जेड में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सेस में हो गया। तीन के तीन एक दूसरे के। मान ले, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, माना कि तरंग संचरण कहां को हो रहा है, अलोंग वाई एक्सेस, प्रोपोगेशन वेक्टर हो गया अलोंग वाई एक्सेस। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एक्स एक्सेस में, देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहां को होगा, जेड एक्सेस में। तीन के तीन एक दूसरे के क्या होंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक्स कंपोनेंट हमको मिलेगा, वाई और जेड कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का क्या मिलेगा हमको, जेड कंपोनेंट मिलेगा, एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जीरो। सपोज हम इसको देखें, तब ई एक्स तो हमको मिलेगा, कुछ मिलेगा, परंतु ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही बी जेड तो हमको मिलेगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन में ये तो मिलेगा, बट बी एक्स एंड बी वाई इज इक्वल टू, मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होंगे, जीरो। यदि हम इसको देखें, देखिए इसको देखें, तरंग संचरण कहां को हो रहा है, एक्स एक्सेस में, तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ई वाई कंपोनेंट तो मिलेगा, ई वाई तो मिलेगा। अभी हम इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, ई वाई मिलेगा और ई जेड और ई एक्स क्या होंगे, जीरो। मतलब आई और के कंपोनेंट नहीं होंगे। ऐसे ही बी वाई तो हमको मिलेगा, नहीं सॉरी बी जेड तो हमको मिलेगा, ये तो मिलेगा, बट बी एक्स एंड बी वाई ये जीरो होंगे, क्योंकि तरंग संचरण एक्स एक्सेस में हो रहा है, हमने माना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सेस में, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सेस में। यदि मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगा, जेड एक्सेस में होगा। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही किसने, मैक्सवेल ने सीधा सा क्या कह दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में, मतलब प्रकाश में, तीन चीजें होंगी। नंबर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, नंबर दो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर होगा, नंबर तीन तरंग संचरण वेक्टर के होगा। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ये आपस में फ्री नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, और तीन के तीन एक दूसरे के लंबवत होंगे, और उसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम इस तरीके से। ये मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए सिद्धांत पूछा जाता है। यदि पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों, मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए तीन चीजें होती हैं। उसमें एक विद्युत क्षेत्र वेक्टर होता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर होता है, और साथ ही साथ समान कला में परिवर्तित होते रहते हैं, होते हैं ये। और इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर परस्पर लंबवत तो होंगे ही होंगे, और तरंग संचरण के भी लंबवत होंगे। मतलब तीन चीजें होंगी, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से। आइए अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण के बीच
क्या रिलेशन होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, मान लिया हमने इस डायग्राम को, देखिए इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब प्रकाश किस दिशा में चल रहा है, संचरित हो रहा है, एक्स एक्स में। प्रोपोगेशन वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में ये संचरित हो रहा है। मान लें विद्युत क्षेत्र यदि वाई एक्सेस के अलोंग हो, वाई एक्सेस के अलोंग हो, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ को, जेड एक्सेस के अलोंग होगा, ऐसा मान रखा है। या विद्युत क्षेत्र जेड के अलोंग होगा तो चुंबकीय क्षेत्र वाई एक्सेस के अलोंग होगा। तो जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है, इसके अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र के लिए इक्वेशन क्या बनेगी और चुंबकीय क्षेत्र के लिए इक्वेशन क्या बनेगी। मान लें यदि तरंग एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में संचरित हो रहा है, तब विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, मान लें वाई एक्सेस में है, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जे लिखा है, जे मीन्स वाई एक्सेस में। अब ई नॉट क्या हुआ भाई, ई नॉट हुआ विद्युत क्षेत्र का वेक्टर का आयाम, ये हुआ ई नॉट, ये हुआ ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये बी नॉट। तो यदि तरंग कहां को संचरित हो रही हो, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में, तब विद्युत क्षेत्र ई वाई इज इक्वल टू धनात्मक मान लीजिए, एक्स एक्सेस में मान लीजिए, मतलब ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स। के क्या है, तरंग संचरण वेक्टर है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ई एम वेव। तब इसी स्थिति में ई एक्स इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू 0 होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। और माना है हमने चुंबकीय क्षेत्र कहां को है, जेड एक्सेस में, तब बी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के मीन्स जेड एक्सेस, मतलब यदि विद्युत क्षेत्र कहां को है, वाई एक्सेस में, चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सेस में। सपोज विद्युत क्षेत्र जेड एक्सेस और चुंबकीय क्षेत्र वाई एक्सेस में होता, तब चुंबकीय क्षेत्र बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये जे हो जाता, और ई जेड इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो जाता के। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये पहली चीज हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या इक्वेशन आएगी, ये रिलेशन भी हो गया, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा डी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, के वेव प्रोपोगेशन वेक्टर है, इसको अभी बताता हूं। और ऐसे ही बी इज इक्वल टू बी जेड इज इक्वल टू बी जीरो, मतलब बी नॉट, बी नॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस कंडीशन में बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू 0। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ई नॉट क्या है, विद्युत क्षेत्र का आयाम, और बी नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड बी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड के इज इक्वल टू वेव प्रोपोगेशन वेक्टर, तरंग संचरण वेक्टर है। और के इज इक्वल टू, इसको याद रखिएगा, के इज इक्वल टू आता है जो तरंग संचरण वेक्टर होता है, वेव प्रोपोगेशन वेक्टर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ये नंबर सेकंड चीज का है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन आएंगे इनसे करेंगे। और लैम्डा क्या है, जो ईएम वेव है उसकी वेवलेंथ है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य। अब करते क्या है, जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग पाठ पढ़ रहे हैं, बच्चों से विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण मान लें, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चे क्या लिख देते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण या विद्युत बल रेखाओं के गुण। ऐसा नहीं है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों को आराम से समझ लीजिए। अच्छा, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। तो ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के भी होता है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, सी अपॉन लेमडा न्यू हो गया, तो 2 पाई न्यू, वही इससे क्वेश्चन बनाओ, सी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के।
ये नंबर तीसरी चीज, इसको भी याद रखिए। न्यू फ्रीक्वेंसी है और सी क्या है, वेव लेंथ है। और चौथी चीज एक और याद रखना कि जो ई नॉट और बी नॉट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड हैं। ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ई एम वेव है। तो नंबर 4 ये भी इनसे क्वेश्चन करोगे, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है भाई। और एक चीज और, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है, एक तो ये फार्मूला याद आप रखिए, और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू चुंबकशीलता है और एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल मतलब प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये हम पढ़े हुए हैं। वैक्यूम पे कितनी होती है, किसी मीडियम पे जाएगी तो वहाँ प्रकाश की चाल कैसे बदलेगी, उस पर आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है इसमें, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल का क्या सिद्धांत है, वो थोड़ा सा 2 लाइन का है, उसको देख लीजिएगा। दूसरी चीज बात है, दूसरा टॉपिक है हमारा, जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं। भाई सीधा सा अर्थ है, हमने ये कह दिया कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का एक छोटा सा भाग है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो गुण प्रकाश के होंगे वो सब के सब गुण विद्युत चुंबकीय तरंगों के होंगे। और एक बात ध्यान रखना, जब हम लाइट पढ़ेंगे, लाइट की स्टडी करेंगे, या हमने थोड़ा सा करी भी है लोअर क्लासेज में, तो जो लाइट है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका अर्थ यह है कि जो प्रकाश के गुण हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण हैं। तो क्या क्या गुण हैं ये देखिएगा। नंबर 1 तो हमने अभी स्टडी करा मैक्सवेल के सिद्धांत में, क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में 3 चीजें होंगी। पहली प्रॉपर्टी तो यही याद रखिए आप, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र वेक्टर होगा E, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर होगा B, तरंग संचरण वेक्टर होगा K, और ये 3 के 3 एक दूसरे के लंबवत होंगे। और जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी मीडियम वैक्यूम में ट्रेवल करता है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें न्यूट्रल है भाई, उदासीन है। इसका मतलब इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई, इसका अर्थ ये हो गया कि कोई आवेश नहीं है, आवेशित कण नहीं है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें मुक्त आकाश में, फ्री स्पेस में, मतलब निर्वात में मैक्सिमम चाल होती है, वो C के बराबर होती है। प्रकाश की चाल मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल का मतलब प्रकाश की चाल C इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और इनकी चाल तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है भाई, ये भी ध्यान रखना। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के जब हम भाग पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग कोई भी हो, अभी उसको तमाम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो चाहे कोई भी एक्स किरण हो, गामा किरण हो, दृश्य प्रकाश हो, रेडियो हो, लघु रेडियो हो, दीर्घ रेडियो हो, माइक्रो हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, उन सब की चाल C ही होगी, किसी की कम नहीं, किसी की ज़्यादा नहीं। और वो कहाँ होगी? निर्वात में। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसे मैंने कहा था, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब अनुप्रस्थ का मतलब इंग्लिश में होता है ट्रांसवर्स वेव। द EM वेव इज ट्रांसवर्सिव वेव, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। और ये जो तरंगें होती हैं, ये फोटॉन से मिलकर के बनी होती है। फोटॉन्स स्टडी करेंगे, प्लांक की थ्योरी का अध्ययन करेंगे। प्लांक ने फोटॉन के बारे में बहुत लंबी थ्योरी दी है, और बहुत ही उसके बाद प्रकाश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हुई है उसी थ्योरी के आधार पर। तो फोटॉन मीन्स छोटे छोटे पैकेट, बंडल होते हैं, कण कह सकते हो उसको, वो न्यूट्रल होते हैं।
फोटॉन्स की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल पे होती है, उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं फोटॉन्स से मिलकर बनी हो, और फोटॉन की क्या होती है, एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है। इसका मतलब इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा भी निहित होगी और संवेग भी निहित होगा, दोनों चीजें होंगी। अच्छा, इसके अलावा और प्रॉपर्टीज और आगे पढ़ते हैं, और क्या क्या गुण हैं देखिएगा। देखो, प्रकाश की जब हमने स्टडी करी थी, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, मतलब ध्रुवण, पोलराइजेशन आदि आदि गुण प्रकाश के होते हैं। तो इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी ये सब प्रॉपर्टीज होंगे। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें परावर्तन के नियमों पर परावर्तन होगा, इनमें उनके नियमों का पालन करेंगे। अपवर्तन भी होगा, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होगा मतलब विवर्तन होगा, ध्रुवण होगा। ये सब गुण ये प्रकाश तरंगें मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें शो करेंगे किसी माध्यम में। और ध्यान रखिएगा, ये तरंगें बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है, बिल्कुल सीधी चलती है, और इन तरंगों का उपयोग अंतरिक्ष में संचार के लिए मतलब वार्ता के लिए किया जाता है। ये आदि आदि गुण जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण हैं। ये दो चीजें होगी, देखो, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत नंबर 1 और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। दोनों क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में पूछे जाते हैं। जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या आता है, विस्थापन धारा आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या है विस्थापन धारा, उसको देखिएगा, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम मैक्सवेल की समीकरणें अभी पढ़ेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट हमको चाहिए। तो तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ध्यान से देखिएगा, यदि किसी सर्किट में, यदि कोई सर्किट जिसमें कैपेसिटर हो, किसी सर्किट में कैपेसिटर हो, तो वहां पर विस्थापन धारा ये यूज होती है भाई। देखिएगा, मान लें कोई दिष्ट धारा स्रोत हो या एसी स्रोत हो, ऐसा सर्किट हो जिस सर्किट को एसी या डीसी स्रोत से जोड़ रखा हो, परंतु उसमें क्या लगा हो, कैपेसिटर। ये देखिए एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की प्लेट से होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, और इस संधारित्र की प्लेटों के बीच हमने एक, चलिए, दिष्ट धारा स्रोत लगा, डीसी स्रोत लगा रखा है। सपोज हमने डीसी स्रोत लगा रखा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट फ्लो होएगी, यहां तक पहुंचेगी। ये जो करंट कहलाती है ये कंडक्शन करंट होती है भाई, ऐसी। सपोज हमने दिष्ट धारा स्रोत लगाया, यहां से करंट फ्लो हुई, यहां तक पहुंची, पहली प्लेट तक पहुंची। अब प्लेटों के बीच क्या होता है, थोड़ा गैप होता है भाई, प्लेटों के बीच की थोड़ी डिस्टेंस होती, गैप होता है। तो यहां से, इस प्लेट से ये दूसरी प्लेट तक ये धारा कैसे पहुंचेगी, कैसे शिफ्ट होगी, कैसे डिस्प्लेस होगी, उसी को कहते हैं विस्थापन धारा। तो ये जो चालन धारा होती है संधारित्र की, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक विस्थापित हो जाती है, उसको कहते हैं आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर से यहां दूसरी प्लेट से बाहर यही विस्थापन धारा फिर क्या बन जाएगी, चालन धारा। मतलब प्लेटों के बाहर, संधारित्र की प्लेटों के बाहर परिपथ में तो धारा है, चालन धारा, परंतु प्लेटों के बीच में वही चालन धारा क्या हो रही है, विस्थापन धारा कही जा रही है। तो अब समझिएगा क्या है विस्थापन धारा। यदि किसी परिपथ में संधारित्र लगा हो, तो संधारित्र को जब हम किसी एसी या डीसी स्रोत से जोड़ेंगे तो आवेशित होगा, वो एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देगा। तो चार्जिंग के समय संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या होता है,
परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैंने यहां डीसी सोर्स लगा दिया। यदि मैं इसको एसी सोर्स से लगा दूं, जोड़ देता हूं, एसी सोर्स लगा दिया, चलिए, तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, सपोज ऐसा सोर्स लगा दिया मैंने, एसी सोर्स हो गया। तो क्या होता है, इस संधारित्र के चार्जिंग के समय, आवेशन के समय, प्लेटों के बीच टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ये चालन धारा विस्थापित हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। उसी को कहते हैं विस्थापन, आईसी। प्लेटों के बाहर तो हुआ चालन धारा, प्लेटों के बीच में वही धारा क्या कहलाएगी, आईडी। तो ये विस्थापन धारा कहलाती है। तो संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ये विस्थापित हो जाएगी, जिसको हम क्या कह देंगे, विस्थापन धारा। एक लाइन, दो लाइन का इसको याद रखिएगा। जब किसी परिपथ में संधारित्र होता है तो संधारित्र के आवेशन के समय संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र लगातार परिवर्तित होते रहता है। समय के साथ विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन होने के कारण उस परिपथ में चालन धारा संधारित्र की एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक डिस्प्लेस हो जाती है। उसी को हम क्या कहते थे, विस्थापन धारा। अब इसका मान कितना होता है ये भी खट से निकाल देते हैं, बहुत बेसिक चीज है, देखिएगा। मान लें संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना हो गया, क्यों आवेशित कर रहे हैं उसको, और प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए। और तो हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा हुआ है, आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़ा है। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ये पीछे पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यहां से शुरू करोगे। अब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना पढ़ा है। इस सिग्मा का मान रख दिया तो सिग्मा का मान Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र परिवर्तन की दर निकाल लेते हैं। क्या कर देते हैं, इस सेकेंड स्टेप का, ये सेकेंड स्टेप आया, इसका डिफरेंशिएशन कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो DE अपॉन DT इज इक्वल टू D अपॉन DT ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो गया। DE अपॉन DT इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, DQ अपॉन DT। तो इस DQ अपॉन DT को अलग कर दीजिए, इसको DQ अपॉन DT, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A DE अपॉन DT, ये आ गया। और आगे बढ़िए, तो DQ अपॉन DT क्या है, यही करंट है। IC इज इक्वल टू ID, चालन धारा है, ये मतलब विस्थापन धारा है, प्लेटों के बीच की कंडीशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो DQ अपॉन DT, ये DQ अपॉन DT, यहां देखिएगा, ये DQ अपॉन DT, यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, DQ अपॉन DT, ये आ गया DQ अपॉन DT एप्सिलॉन नॉट D अपॉन DT, A को अंदर भेजिए, EA, D अपॉन DT EA। E मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है भाई, E डॉट A cos थीटा, तो मैक्सिमम फ्लक्स EA आता है। तो ये DQ अपॉन DT के बदले ID डिस्प्लेसमेंट करंट रख दीजिए, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D फाई अपॉन DT, क्योंकि EA इज इक्वल टू फाई होता है। तो ये आ गया नंबर छठी चीज, डिस्प्लेसमेंट। इसको डेरिवेशन आना चाहिए, ये निकालने को कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत ही बेसिक चीज है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विस्थापित होती है धारा, उसको विस्थापन धारा कहेंगे। और विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, संधारित्र की प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण। तो उसका मान आ जाता है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D अपॉन DT ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई। इसको याद रख लीजिएगा, ये नंबर
छठी चीज हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ गया भाई। देखिए, और कितनी चीजें पढ़ दी हमने? 3 चीजें। क्या क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल का सिद्धांत नंबर 1, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, और नंबर 3 विस्थापन धारा। कितने? 3 चीजें पढ़ दी। तो इसके साथ ही हम चौथी चीज में आते हैं। मैक्सवेल ने क्या किया इसके बाद? विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समीकरणों का निगमन किया। 4 समीकरणें दी, उनके बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, ये जो विस्थापन धारा, एक चीज और देखिएगा, किसी धारितीय परिपथ में ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने ये पढ़ा, किसी धारितीय परिपथ में 2 प्रकार की धाराएं होंगी। पहली चालन धारा होगी, कंडक्शन करंट होगी। यह धारा परिपथ में आवेशवाहकों की गति के द्वारा उत्पन्न होती भाई, और ये इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती। और दूसरी करंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। ये धारा कहां मिल रही थी? प्लेटों के बीच विस्थापित। प्लेटों के बीच क्या है? गैप है भाई, कोई कनेक्शन तो है नहीं, गैप है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र परिवर्तन के कारण ये धारा उत्पन्न हो रही है। और विस्थापन धारा की परिकल्पना में मैक्सवेल को तथा उसके बाद उन्होंने एम्पियर के परिपथी नियम का संशोधन करा। क्या करा? जब विस्थापन धारा की उत्पत्ति की बात पता चली, तो उसके बाद मैक्सवेल ने क्या करा? एम्पियर के परिपथी नियम में संशोधन किया। तो आइए आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब आते हैं हम मैक्सवेल के समीकरण। जब विस्थापन धारा की खोज हो गई, विस्थापन धारा की चर्चा हो गई, तो उसके बाद मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथी नियम में संशोधन किया। चलिए, ये तो बात की बात है, परंतु मैक्सवेल की समीकरण, क्या क्या समीकरण हैं, क्या क्या इक्वेशंस है, इस पे थोड़ा सा, समीकरणों में आने से पहले थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं। बेसिक जानकारी, बहुत ही छोटा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे। देखो, मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकत्व में जो गाउस के नियम थे, एक तो उन नियमों को लिया, दूसरा फिर एम्पियर के परिपथी नियम को लिया, और जब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आए तो उन नियमों को लिया। कितने हो गए? 4। विद्युती के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम। इन चारों को 1873 में बहुत विस्तार से, व्यापक रूप देते हुए उन्होंने क्या करा? इनकी अवकलन, डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रस्तुत की उन्होंने। ये समीकरणें इतनी मिरेकल थी, इतनी अद्भुत निकली कि इनके द्वारा बहुत सारी स्टडी करने में यूज हुआ। जैसे प्रकाश के बारे में, विद्युत एवं चुंबकत्व का एकीकरण हो गया तो उसका अध्ययन करने में, और चुंबकीय युक्तियों में, मोटर में, रडार में, कंप्यूटर में, टेलीविजन में, आदि आदि में इनका बहुत ही, प्रकाश, विद्युत प्रवाह आदि आदि में इनका बहुत ज़्यादा यूज हुआ भाई। तो जब मैक्सवेल ने इन 4 नियमों को एकीकरण किया, उनको डिफरेंशियल फॉर्म में लिया, तो इनके द्वारा प्रकाश, विद्युत एवं चुंबकत्व का जो है, तीनों का, लाइट का हो गया, विद्युत क्षेत्र का हो गया, और विद्युत और चुंबकत्व का हो गया, ये सब एक हो गए भाई। और फिर इसके बाद इन समीकरणों की सहायता से उन्होंने क्या? विद्युत चुंबकीय युक्तियां हो गई,
और मोटर होगे, रडार होगे, ये सब विद्युत चुंबकीय युक्तियों में आते हैं भाई। मोटर, रडार, कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि इनकी कल्पना हो पाई। मैक्सवेल ने स्थिर विद्युतिकी तथा चुंबकत्व के नियमों को, इस प्रकार से मैक्सवेल ने क्या कर दिया भाई, स्थिर विद्युतिकी और चुंबकत्व के नियमों को गणितीय रूप में प्रदर्शित किया और जिन्हें क्या कह दिया, मैक्सवेल की समीकरणें कह दिया गया। और वो समीकरणें कितनी निकली, 4। पहला देखिएगा, पहली समीकरण जो हमने स्थिर विद्युतिकी में गाउस लॉ पढ़ा था, गाउस का नियम पढ़ा था, वो एक समीकरण उसको हमने लिख दिया था। तो स्थिर विद्युतिकी के लिए गाउस का जो नियम था, इस नियम के अनुसार हमने पढ़ा हुआ है पीछे, किसी बंद पृष्ठ से जो बद्ध विद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ के द्वारा जो नेट आवेश कवर्ड रहता है, उस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो पहला समीकरण आ गया क्या, ये आ गया, बंद पृष्ठ है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, इसका इंटीग्रल करेंगे, क्लोज्ड सरफेस के लिए करेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस या डीए जो भी लेना चाहें, ये इज इक्वल टू Q/ε0 नंबर ए लिख दिया भाई। पहली समीकरण होगी मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, पहली समीकरण उन्होंने ये नाम दे दिया। नंबर दूसरी समीकरण में आते हैं, देखिएगा दूसरी समीकरण क्या है। देखिए, जब हमने मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन पढ़ा था तो चुंबकत्व के लिए भी गाउस का नियम आया था भाई, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। और वो लॉ क्या था, इस नियम के अनुसार, मतलब चुंबकत्व के लिए जो गाउस का नियम था, उस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध जो नेट चुंबकीय फ्लक्स था वो सदैव 0 रहता है, शून्य रहता है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस फॉर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। ये नंबर बी दूसरी समीकरण होगी मैक्सवेल की, अपने नाम कर लिया इन्होंने। और थर्ड क्या था, एम्पियर का जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे तो वहीं एम्पियर का परिपथीय नियम आया था भाई। और जब हम ये सब पढ़ रहे तो आपसे मैं कह भी रहा था कि देखो, स्थिर विद्युतिकी के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, इनको अच्छे से समझ लेना, बाद में ये काम आएंगी, इसलिए कह रहा था। अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था कि इस नियम के अनुसार कोई बंद पथ ले रहे थे, हम बंद पथ की बाउंड्री पे चल रहे थे, बाउंड्री के अनुदिश एक छोटा सा अल्पांश ले रहे थे और उस अल्पांश में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल जो था, उस बंद पथ में प्रवाहित धारा का μ0 होना था। तो फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, बंद पथ है, बंद पथ की सीमा रेखा पर जा रहे हैं, जहां पर एक छोटा सा अल्पांश लिया है dl, लाइन इंटीग्रल है वो, मतलब वो वेक्टर है। तो वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू μ0 I। उस बंद पथ में प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। अब उस बंद पथ में देखो, अभी हमने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा भाई, नहीं सॉरी, वो डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ी। तो कुल धारा कितनी होगी, एक तो उसमें चालन धारा है और दूसरी क्या है, विस्थापन धारा है। प्लेटों के बाहर क्या है, चालन धारा, और प्लेटों के भीतर क्या है, विस्थापन धारा। तो इस करंट I इज इक्वल टू IC प्लस ID, ये लिख दोगे।
क्योंकि नेट जो करंट होगी I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, आई के बदले रखते हैं। अब हमने आई डी निकाली हुई है, तो बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई सी को ऐसा ही रहने दीजिए, और आई डी हमने निकाल रखा है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये तीसरी इक्वेशन आ गई, नंबर 3 इक्वेशन। और नंबर चौथी इक्वेशन देखिए, चौथी इक्वेशन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने जो नियम दिया था उस नियम को लिया इन्होंने। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में जो, या किसी परिपथ में, बंद परिपथ इसलिए ले रहे हैं कि प्रेरित धारा तभी मिलेगी, किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर और विपरीत होता है। यह हमने पढ़ा हुआ है, मतलब भी इज इक्वल टू या ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है, चुंबकीय फ्लक्स है मतलब, तो डी फाई अपॉन डी टी यह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है, तभी ईएमएफ उत्पन्न होता है, मतलब प्रेरित विभवांतर प्रत्यावर्ती विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ की सीमा रेखा में, क्योंकि बंद पथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है भाई, यदि उस बंद पृष्ठ की, उस बंद पथ की सीमा रेखा में डीएल लंबाई का एक खंड लें और वहां पर विद्युत क्षेत्र ई हो, तब विद्युत वाहक बल, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उस बंद पृष्ठ से, बंद पथ से ई डॉट डीएल के बराबर होता है। तो क्या आ गया भाई? तो चौथा समीकरण, इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई डॉट डी एल फॉर ए क्लोज्ड रूट, क्लोज्ड पथ, बंद पथ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये हो गया नंबर चौथा समीकरण डी। इन चारों को एक साथ लिख देते हैं। देखो, इन चार समीकरणों में दो आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन, और दो आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। देखिएगा, चारों को एक साथ हम ऐसे लिख देते हैं और याद करने में हमको आसानी रहेगी। और आगे चलिएगा, देखिए इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मैक्सवेल की 4 समीकरणें आ गई भाई। याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका देखिएगा। पहली, विद्युतिकी के लिए गाउस का नियम, बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र, बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन है, मतलब नेट विद्युत फ्लक्स है ये। फॉर ए क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस का उसका समाकलन कर देंगे क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नंबर, पहली समीकरण होगी। दूसरा, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है, बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू 0। देखिए, वेक्टर ई डॉट डी एस, यह वेक्टर बी डॉट डी एस, ये विद्युतिकी के लिए गाउस का नियम है, ये चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है। 2 समीकरणें होगी। और तीसरा, एम्पियर का परिपथी नियम का संशोधित रूप है। एम्पियर का परिपथी नियम था किसी बंद पथ की सीमा रेखा पर विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसमें प्रवाहित धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। पहले इसमें आइए, जिसको हम चौथा कह रहे हैं। तो एम्पियर के परिपथी नियम का संशोधित रूप यह है, बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का, उसकी बाउंड्री पे जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल, ये एम्पियर के परिपथी नियम का संशोधित रूप ये वाला है क्या, म्यू नॉट आई कितना था, आई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी।
तीसरी समीकरण होगी। और चौथी जो समीकरण है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो माइनस डी, ये E होता है विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पथ के लिए। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल फॉर क्लोज्ड लूप, E डॉट डी एल इज इक्वल टू EMF, E नंबर 4। तो दो समीकरण आ रही हैं, देखिए E डॉट डी एस, बी डॉट डी एस, और दो समीकरण आ रही हैं E डॉट डी एल, बी डॉट डी एल। याद करने के लिए आसान था। ये गाउस का नियम विद्युती के लिए, ये गाउस का नियम चुंबकत्व के लिए, ये है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, और ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये मैक्सवेल की 4 समीकरण हैं, ये पूछी जाती हैं। इनमें विस्थापन धारा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, उसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में आगे का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।